हेलो गाइस। आज जो है मैकेनिक्स फिजिक्स में एक तरीके से जो एनईपी का नया कोर्स है, तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में जो है मैकेनिक्स और वेव मोशन में सेंट्रल फोर्स, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें कैसे आपको लिखना है पेपर में वो भी देखिए, और क्या होता है उसके बारे में भी बताते हैं। सेंट्रल फोर्स, वैसे आप इसके फैमिलियर हैं इन फोर्सों के बारे में। सेंट्रल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्बियन फोर्स, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो इसमें अट्रैक्शन ही होता है, जबकि कूलम्बियन फोर्स यानी कूलाम फोर्स, तो कूलाम फोर्स में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही होते हैं। ये टू ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट से यानी डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं एक तरीके से अगर देखा जाए, तो इसी पर हम आज डिस्कस करते हैं। तो सेंट्रल फोर्स, पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं किस तरीके से, या ऐसे भी समझ लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, और ये सेंटर पॉइंट है, इसका ये सेंटर पॉइंट है, तो इनके सेंटर की डिस्टेंस कितनी r है, तो इनके बीच में एक फोर्स एक्टिव होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जो फोर्स एक्टिव होता है उसी को हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। अब ऐसे आपने ये देखा होगा, अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और अगर हम यही कहेंगे चार्ज है q1 q2 है, तो कूलम्बियन फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर अब पॉजिटिव है अगर दोनों तो रिपल लगेंगे, दोनों निगेटिव है तो भी रिपल होंगे, और अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो कैसा होगा, अट्रैक्शन। तो यानी इसका मतलब ये ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ये देखिए पोजीशन यानी डिस्टेंस या इनके बीच के इस पर डिपेंड कर रहे हैं, डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, दोनों बॉडी के सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है उस पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन देखिए, आ सेंट्रल फोर्स इज डिफाइंड एज अ फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स और ऑलवेज अ फिक्स पॉइंट। देखिए ये फिक्स पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, या तो कोई एक फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, मान लो हमने ये सेंटर लिया इसके ये पॉइंट से, या कोई एक फिक्स पॉइंट ले लें, या सेंटर पॉइंट या फिक्स पॉइंट से, ठीक है ना, फिक्स पॉइंट और सेंटर, and the magnitude of which is a function only of the distance from fixed point। यानी यहां से ये इस तरीके से आपने ये भी तो देखा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में भी यही हो जाता है कि एक पॉइंट के अराउंड क्या है, कोई बॉडी मूव कर रही, तो यहाँ पर भी ये कैसा होगा, सेंट्रल फोर्स हो जाए, जिसका डायरेक्शन किधर की ओर होता है, टूवर्ड सेंटर होता है, क्योंकि एक्सेशन भी क्या होता है, टूवर्ड सेंटर होता है। फिर इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज फंक्शन ओनली ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। आ सेंट्रल फोर्स, ये यहां तक होगी डेफिनेशन। A central force is a function of distance, यानी ये फंक्शन ऑफ किसका, डिस्टेंस का होगा, क्लियर है। तो ओनली किसका, ये केवल ये डिस्टेंस का ही फंक्शन होगा। Therefore the central force on a particle, या कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी किसी के लिए, या पार्टिकल की जगह कोई बॉडी हो सकती है, कोई पार्टिकल हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है ना, इज एक्सप्रेस्ड एज F इक्वल टू, यानी ये क्या है, सेंट्रल फोर्स है, F R क्या है यहाँ पर, R कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ किसके लिए, यानी डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस R, ठीक है ना, ये इसके लिए यूनिट वेक्टर हो जाएगी, और ये फोर्स हो जाएगा जो कैसा होगा, फंक्शन पोजीशन डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके लिए हम एक एग्जांपल के रूप में ऐसे भी दिखा सकते हैं ये, कि मान लो हमने 3D के रूप में ले लिया। अब 3D के रूप में अगर हम लेते हैं तो देखिए 3D के रूप में, तो ये देखिए एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है ना। अब यहां से हमने ये कोई पॉइंट ले लिया, ये ओरिजिन पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, या सेंटर है बॉडी का, कोई बॉडी का
क्या है, सेंटर पॉइंट है। तो यहां से ये कितना होगा, ये फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। क्लियर है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, यही फंक्शन एफ हो जाएगा, ये फंक्शन एफ आर का हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम जो है इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। और ये अगर पॉइंट से ये पोजीशन कितनी है, ये आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आर हो जाएगा। तो और ये फोर्स एफ लगेगा। तो इस तरीके से हम इसको एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट में भी दिखा सकते हैं। तो एफ इक्वल टू एफ आर, और ये क्या है, फंक्शन आर का है, यानी ये फंक्शन आर का है, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटर फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। सबसे पहली तो कंडीशन ये है, टू बॉडीज के बीच में होगा। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल में यहां पर एक पॉइंट m1, ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है और ये दूसरी बॉडी m2 है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा सेंटर पॉइंट से, और ये r डिस्टेंस होगी। तो एक तो पोजीशन डिपेंडेंट यानी डिस्टेंस डिपेंडेंट हो गया। दूसरी बात, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ये देखिए लाइन ज्वाइन कर रही है कि नहीं कर रही है, तो लाइन ज्वाइनिंग पर डिपेंड करेगा। द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट या टू बॉडीज। तीसरा पॉइंट क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्वाइनिंग लाइन आर, ये ज्वाइनिंग लाइन आर बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। तीसरा पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। एफ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट यू, यानी ग्रेडियंट यू का मतलब क्या होता है, स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट। आप मेरा एक वीडियो देखिएगा ग्रेडियंट जिसके बारे में पढ़ाया हुआ है मैंने, तो उसमें देखिए माइनस ये ग्रेडियंट यू। तो यू क्या है, एक पोटेंशियल है, और ये स्केलर फंक्शन है। यू क्या है, एक स्केलर फंक्शन है। तो ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फंक्शन के लिए लगाया जाता है। तो डेल यू माइनस डेल यू इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट यू, और यहाँ पर वेयर यू इज ए क्या, पोटेंशियल, जो कि एक स्केलर फंक्शन है। क्लियर है। अब इनके हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल ऑफ सेंटर फोर्स, कौन एग्जाम्पल इसमें जनरली हम दो ले लेते हैं और दोनों ही फैमिलियर हैं, आप 12th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। देखिए कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू चार्ज। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके लिए फोर्स कूलम्बियन फोर्स जिसे कहते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल Q1 है और दूसरा पार्टिकल कैसा है, Q2 है। इस पर चार्ज Q1 है, इस पर Q, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी R है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो फोर्स कूलम्बियन फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए ये R पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये फोर्स R स्क्वायर के है ना। तो यहां पर और क्लियर लिख दें R स्क्वायर। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए अगर दोनों पॉजिटिव हैं, सेम चार्जेस हैं, दोनों कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो कैसा फोर्स होगा, यानी कि उस समय फोर्स रिपल्सन होगा। और अगर दोनों अपोजिट चार्ज है तो कैसा फोर्स है यहाँ पर काम करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। क्लियर है। तो ये हो गया एक तरीके से चार्ज की बेस पर, है ना, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी बोलते हैं, जो एक सेंट्रल फोर्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी तरीके से। 12th क्लास का आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स टू मासेस बॉडी। जैसे मान लीजिए ये क्या है, m1 मास है, दूसरी बॉडी क्या है, m2 मास है, और यहाँ सेंटर से दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, G इक्वल टू हो जाएगा m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर भी m1 m2 ये मास है, इसमें केवल ओनली यानी कि कैसा है फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये ध्यान रखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे फोर्स होते हैं,
रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव दोनों ही फोर्स होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका सेंट्रल फोर्स का, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम इसके नॉन सेंट्रल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं ना। तो नॉन सेंट्रल फोर्स क्या होता है, इसकी स्टडी करते हैं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं कि क्या। तो जैसा कि मैंने आपको सेंट्रल फोर्स के बारे में बताया, उसी तरीके से हम नॉन सेंट्रल फोर्स की बात करते हैं। तो नॉन सेंट्रल फोर्स में क्या हो जाता है, बस जैसे उसमें एक तरीके से डिस्टेंट डिपेंडेंट था, तो इसी जगह पे बस आप इतना कर दीजिए, डिस्टेंट इंडिपेंडेंट कर दीजिए। तो आर नॉन सेंट्रल फोर्स इज दैट विच इंडिपेंडेंट, यहां देखिए इंडिपेंडेंस द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द सेंटर ऑफ द टू इंटरैक्टिंग बॉडीज। यानी कि अगर ये दो बॉडी ले ली जाए, इनके बीच में जो डिस्टेंस लेकर अभी तक हम स्टडी कर रहे थे, ये इसके उस पर मतलब दो बॉडियों के बीच में जो पोजीशन के बीच में जो ये डिस्टेंस थी, इनसे इंटरैक्टिंग थी। लेकिन अब ये डिस्टेंस पर इंडिपेंडेंट हो गया, यानी इनका डिस्टेंस पर, यानी ये शॉर्ट रेंज के फोर्स हो गए एक तरीके से। और शॉर्ट रेंज के फोर्स जो होते हैं वो पोजीशन इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बोलेंगे कि ये पोजीशन एक तरीके से डिस्टेंस इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। इसके बाद इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नॉन सेंट्रल फोर्सेस डू नॉट necessarily act along the line joining the centers of two bodies। यानी ये दो बॉडी का अभी जो एग्जांपल लिया था कि टू बॉडीज के बीच में, या ये दो बॉडी है तो इनके बीच में डिस्टेंस पर कोई ये डिपेंडेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यह यूं करिए, डज नॉट डिपेंडेंट या डू नॉट क्या कहते, नेसेसरली एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। जो दो बॉडियों के बीच में इंटरेक्शन होगा उनके भी ये पोजीशन, ये कहिए कि डिस्टेंस पर ये डिपेंड नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्स। अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। और न्यूक्लियर फोर्स यानी 10 की पावर -14 से लेकर, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, 10 की पावर -14 से 10 की पावर -15। यानी न्यूक्लियर फोर्स में क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये शॉर्ट रेंज हो गए। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो एक तरीके से डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं। तो उसमें एक एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। और तीसरी बात अगर हम करें, जैसा कि कंजर्वेटिव फोर्स की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें बताते हैं कि जो सेंट्रल फोर्स ही कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाए, नॉन सेंट्रल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव है। सेंट्रल फोर्स यानी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो नॉन सेंट्रल फोर्स है तो इसका मतलब है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट ये। अब एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, स्ट्रॉन्ग फोर्स, यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स में क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन जो शॉर्ट रेंज में बैठे हैं, इसके लिए ये क्या करते हैं, म्यूऑन के थ्रू प्रोटॉन से प्रोटॉन या प्रोटॉन से न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में आपस में चेंज होते हैं। और दूसरी बात, ये बहुत शॉर्ट रेंज में बंधे हुए होते हैं, इनके बीच एक फोर्स होता है, तो इनको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ये नॉन सेंट्रल फोर्स हो गए। और दूसरी बात है कि यहाँ पर ये पोजीशन पे मतलब आई मीन्स डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स। यानी न्यूक्लियर फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है और जो कि नॉन सेंट्रल फोर्स भी है। और ये भी कह सकते हैं ये नॉन कंजर्वेटिव भी। दूसरी बात है वीक फोर्स, बीटा डीके फोर्स। बीटा डीके का मतलब होता है कि जब यूरेनियम है तो यूरेनियम से अल्फा बीटा गामा रेज निकलते, तो उसमें बीटा का जो इंटरेक्शन होता है यानी कि डेके होते हैं, उस पर भी आप क्या है नाम दे सकते हैं, जो कि वीक फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनको भी ये जो है हम नॉन सेंट्रल फोर्स बताएंगे, क्योंकि अभी आप इसमें इतना ही एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सेंट्रल फोर्स और नॉन सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं। थैंक्स।